नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 ज्योग्राफी का प्रथम अध्याय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो संसाधन क्या होता है? सबसे पहले चीज, संसाधन किसे कहते हैं? तो हर वो चीज़ जिसके उपयोग से मनुष्य का जीवन सरल और सुबोध बने, जिससे मनुष्य अपने काम को आसान बनाए, वो संसाधन कहलाता है। अब इस अध्याय में मोना और राजू नाम के दो बच्चे हैं जो अपनी माँ का सफाई में मदद करवाते हैं। तो वो अपने घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो उनकी मम्मी उन्हें बता दी कि ये संसाधन है। तो संसाधन की डेफिनेशन के लिए आपको ये याद रखना है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। तो हर वह चीज़ जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिनका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वह भी एक संसाधन है। तो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? संसाधन है, क्योंकि ये आपके द्वारा उपयोग में ली गई है। उनमें ये सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोजिकता उसे एक संसाधन बनाती है। अब आगे देखो, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो आपके भी दिमाग में आता है कि भाई कोई भी चीज़ है वो संसाधन कैसे बनती है। तो संसाधन बनने की देखो, तो बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। ठीक है ना, जब उनका कोई मूल्य हो जाता है तो वह वस्तु संसाधन में तब्दील हो जाती है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है ना, संसाधन सभी क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। अब देखो, मूल्य का अर्थ और महत्व होता है। ठीक है ना, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण देखिए, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट देखो यहाँ आपके साइड में पेटेंट का पूरा बताया गया है। पेटेंट किसे कहते हैं? तो पेटेंट का अर्थ है जिसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जब कोई बनाई जाती है तो उसका पेटेंट तैयार करवाया जाता है, मतलब वही वो चीज़ बनाएगा। ठीक है, उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, जैसे दादी के घरेलू नुस्खे वगैरह। अब देखो, समय और प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी क्या है? ठीक है ना, प्रौद्योगिकी तो आप देखो साइड में आपके बताया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि किसी कौशल, ठीक है ना, करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब देखो, महत्वपूर्ण समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों और संसाधनों में पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सब
से महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मनुष्य खुद भी क्या है, एक संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार में बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जैसे जब पाषाण युग था तो मनुष्य कच्चा ही मांस खाता था, धीरे धीरे आग की खोज हुई तो उसने पकाकर खाना शुरू किया। तो ये जब खोज हुई तब शुरू हुआ एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी से तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया। अब देखो आपको संसाधन के प्रकार, ठीक है ना। तो संसाधन के प्रकार आपको बताने हैं, इसमें आपको बताया भी गया कि संसाधन मुख्य रूप से तो दो प्रकार के होते हैं। एक संसाधन होता है जो प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव निर्मित होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति हमें प्रदान करती है वो प्राकृतिक संसाधन, जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, ये सारी प्राकृतिक है। और मानव निर्मित वह वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं जिसको मनुष्य ने बनाया है। और एक महत्वपूर्ण संसाधन मनुष्य खुद क्या है, मानव खुद भी एक प्रकार से संसाधन है। जैसे अध्यापक है, तुम्हें पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तुम्हें शिक्षा दे रहा है, तो अध्यापक भी क्या है, एक संसाधन है। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है, तो इंसान ही, वह भी तुम्हारा इलाज करता है, तुम्हारी बीमारी को दूर करता है, तो वह भी संसाधन है। जैसे कारीगर है, मकान बनाने वाला ठेकेदार है, तो ये भी क्या है, आपके लिए संसाधन है, क्योंकि वो आपको मकान वगैरह बनाकर दे रहे हैं। अब देखो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन, अंडरलाइन कर लो बेटा इसको, प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, तो प्रकृति इसका कोई भी पैसा नहीं लेती है। जैसे हवा है, तो हवा का पैसा लेती है क्या प्रकृति? आपसे नहीं लेती है, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, मतलब उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार होता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, ठीक है ना। तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। अब देखो वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, तो अंडरलाइन कर लो। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उनको अपन क्या कहेंगे? वास्तविक संसाधन। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है जिनका उपयोग अभी हो रहा है। फिर आ जाता है अपने संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन वे हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों को उपयोग भविष्य के लिए किया जा सकता है। इस समय जो हमारी प्रौद्योगिकी का इस तरह वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। फिर 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, ठीक है ना। तो 200 वर्ष पहले पवनों का किस प्रकार उपयोग लिया जाए, और अपने प्रौद्योगिकी इतनी विकसित नहीं थी, मगर धीरे धीरे प्रौद्योगिकी विकसित हुई और पवन चक्कियाँ लगा दी गई जिससे बहुत सारे काम हो रहे हैं आजकल। देखो अब देखो, किंतु आज की वास्तविक संसाधन जिससे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से
ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु में नगर कोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। फिर आता है आपके उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, जैव और अजैव। जैव और अजैव। जबकि अब देखो जैव और अजैव में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है, मतलब जिनमें जान नहीं होती है, वह अजैव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। जबकि जैव संसाधन वे होते हैं जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं, मतलब जिनमें जान होती है, तो वह जैव संसाधन कहलाते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। अब नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी है वो नवीकरणीय है, आप कितनी भी इस्तेमाल करो, दूसरे दिन होते सूरज वापस उगेगा और आप जितनी भी चाहे मतलब ऊर्जा वापस सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन है, जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, क्योंकि आप जल को ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे तो बारिश वापस कब होगी, कब उसका पुनर्भरण होगा। अगर बारिश कम हो गई तो पूरा पुनर्भरण भी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसको असीमित नहीं कहा जा सकता। मगर हवा और सूर्य की रोशनी है वह असीमित है, कितनी भी इस्तेमाल करो दूसरे दिन वापस उतनी की उतनी ही आ जाएगी। असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की एक बड़ी समस्या है। फिर आता है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, मतलब उन्हें वापस नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, तो आपने ज़मीन के अंदर कोयला और पेट्रोलियम निकाल लिए, तो अब हजारों लाखों साल लग जाएंगे वापस कोयला और पेट्रोल को बनने में। संसाधनों के वितरण के आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है, सर्वव्यापक तथा स्थानिक। सर्वव्यापक मतलब जब सभी जगह पर अवेलेबल हो वो सर्वव्यापक है, और स्थानिक मतलब जो विशेष जगह पर ही प्राप्त होते हैं वो स्थानिक होते हैं। जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोहा अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब मानव निर्मित संसाधन, मतलब मनुष्य जिन जिन संसाधनों का निर्माण करता है वह मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनके मूल्य के रूप बदल दिए जाते हैं। लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर आगे देखो मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य
लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अंडरलाइन करो बेटा इसको, मानव संसाधन विकास क्या है, ठीक है ना। तो अधिक साधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण, संरक्षण का क्या अर्थ होता है? संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। तो देखो मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, मतलब सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? तो माँ ने कहा, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मम्मी ने बताया, बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अंडरलाइन कर लो, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक मतलब सावधानी से उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अंडरलाइन कर लो इसको भी। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कई बार प्रश्न आता है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों से पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना, राजू अपने विचार संसाधन संरक्षण में मदद कर सकते हैं। अब देखो सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है, उसके बारे में देखिए आप लोग। सबसे पहला देखो, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, ठीक है ना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हास मतलब कमी को कम करना, ठीक है ना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये सभी सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिसके अकॉर्डिंग सतत पोषणीय मतलब पर्यावरण को बगैर क्षति पहुंचाए लगातार विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब आप लोगों का क्या कर्तव्य है? तो आपके कुछ कर्तव्य भी है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है।
पृथ्वी पर जीवन की विविधता संक्षिप्त की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ये अपना भी दायित्व है। इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद में अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।